आज का सेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज का सेशन हमारा होगा एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरव्यू के ऊपर। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अमजद है और मैं एक माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। तो आई शेयर माय स्क्रीन और आई गेट अस स्टार्टेड। अच्छा जी। तो ये सेशन कंटिन्यूएशन है जो कल हमने एक सेशन डिलीवर किया था उसके साथ। कल का सेशन हमारा था माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट था, जिसमें हमने एक ओवरव्यू दिया था आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी क्या है, कैसे ऑपरेट करती है, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसके क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या उसके इवेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग बेशक आप स्टूडेंट हैं या आप यूनिवर्सिटी में फैकल्टी या स्टाफ हैं, तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आप लेवरेज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। तो वो कल का सेशन था, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है HEC की EDU TV के ऊपर। वो अगर आप लोग देखना चाहें तो वो ज़रूर देखिएगा। उसकी प्रेजेंटेशन और आज की जो प्रेजेंटेशन होगी वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उधर ही अपलोड कर दें, ताकि आप लोगों के पास एक PDF कॉपी अवेलेबल हो जाए उसके साथ। आज का सेशन हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और हम आज का सेशन उसके साथ स्टार्ट करेंगे। और ये जो बाकी सारी लिस्ट है सेशंस की, ये हमारी इस टेंटेटिवली ये जो स्केड्यूल आपको नजर आ रहा है, इस स्केड्यूल के मुताबिक हम लोग डिलीवर करेंगे। डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं कभी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो HEC की इवेंट्स की वेबसाइट है, मेरा ख्याल है events.hec.gov.pk, उसके ऊपर आप लोग जस्ट कीप एन आई के इवेंट्स ये कब आ रहे हैं और इनकी डेट्स और टाइमिंग्स क्या आ रही हैं। लेकिन टेंटेटिवली वी विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल। अच्छा, बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैंने ग्रेजुएट किया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्कूल से, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस 2010 में। करंटली मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक प्रिंसिपल क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मुझे अराउंड 8.5 years हो गए हैं इंडस्ट्री में, अप टू 14 years हो गए हैं IT इंडस्ट्री में। और बेसिकली मैं स्पेशलाइज करता हूँ एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में। आज का हमारा एजेंडा क्या होगा? आज का एजेंडा हमारा बेसिकली ये होगा कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एज़्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं, जनरली इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपोनेंट्स हैं वो ये होते हैं: कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज, आइडेंटिटी, मॉनिटरिंग, BCDR, माइग्रेशन, गवर्नेंस, हाइब्रिड, फ्रेमवर्क्स रिलेटेड टू आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन द क्लाउड देख रहे हो, बेशक वो एज़्योर का देख रहे हो या किसी और वेंडर का देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का देख रहे हो या अमेजोन का देख रहे हो या गूगल क्लाउड का देख रहे हो या इवन ऑन प्रेम भी, जब ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर्स की बात होती है तो ये कॉन्सेप्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की डोमेन के अंदर आते हैं। तो कल का जो हमारा सेशन था उसमें मैंने ये एक स्लाइड प्रेजेंट की थी, जो इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं। ये स्लाइड बेसिकली रिप्रेजेंट करती है माइक्रोसॉफ्ट के को माइक्रोसॉफ्ट को रिप्रेजेंट करती है इन अ सिंगल स्लाइड। इसके अंदर हम किस टॉपिक को आज टच कर रहे हैं? कल तो हमने ओवरव्यू दिया था जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, एक ओवरव्यू आपको दिया था। आज का सेशन पर्टिकुलरली फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है क्लाउड में थ्रू थ्रू एज़्योर। अब आमतौर पे हम क्या देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी ले लें, HEC को ले लें, बैंक्स को ले लें, टेलीकॉम कंपनीज को ले लें, इन इन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चीज़ें होती हैं? प्राइमरीली इनमें एप्स होती हैं जो कि टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में हो सकती हैं। उन एप्स के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं।
virtual machines, databases, containers, serverless, और फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स पे वो बनी होती हैं, .NET, JS, Python, PHP वगैरह। अब ये एप्स होस्ट होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है कि आपका अपना डेटा सेंटर हो, आपकी यूनिवर्सिटी में भी डेटा सेंटर हो, या आपकी यूनिवर्सिटी ने किसी होस्टर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लिया हो कि कोई थर्ड पार्टी है जो कि होस्ट कर रही है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रांच ऑफिसेस हो सकते हैं, OEM हार्डवेयर प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, एज लोकेशंस हो सकती हैं, और IoT डिवाइसेस हो सकती हैं आपकी। तो ये आपकी एप्स जो होती हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रन कर रही होती हैं। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेमिस हो सकता है। ऑन प्रेमिस से मुराद आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही एक डेटा सेंटर लेट्स से कंस्ट्रक्ट किया, बिल्ड किया, मैनेज किया, मेंटेन कर रहे हैं, और उसके अंदर ये एप्लीकेशन चल रही हैं, या ये ऑन क्लाउड हो सकती हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के केस में, माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड प्रोडक्ट है इस केस में उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एजोर, ठीक है। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट एजोर इस वक्त दुनिया की जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, ये वो कंपनीज हैं जो जो दुनिया की सबसे रिचेस्ट 500 कंपनीज हैं लेट्स से, उसमें से मोर देन 95% कंपनीज जो हैं वो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एजोर को यूज कर रही हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया होगा कि उस कि क्लाउड की कितना पेनिट्रेट कर चुका है, और कितना लेवरेज किया जा रहा है बाय नॉट जस्ट these Fortune 500 companies, but medium size companies और small size companies भी even क्लाउड को लेवरेज कर रही हैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए, ठीक है। Azure as a global cloud इस वक्त 60 प्लस रीजन्स वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है। ये जो आपको ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं इसके ऊपर, इस वर्ल्ड मैप के ऊपर, ये अवेलेबल रीजन्स को अवेलेबल रीजन्स हैं इस वक्त हमारे। फिर अनाउंस्ड रीजन्स हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड अ लॉट ऑफ न्यू रीजन्स, ठीक है। और फिर इन रीजन्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं अवेलेबिलिटी जोन्स के, एज साइट्स के, वैन लिंक्स के। इस वक्त जो ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं माइल्स ऑफ, ये फाइबर रिप्रेजेंट करती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के रीजन्स को, डाटा सेंटर रीजन्स को कनेक्ट करती हैं। और इस वक्त एज वी स्पीक इट इज मोर देन 165K माइल्स ऑफ फाइबर जो कि सबसी केबल बिछी हुई है इस वक्त, और साथ ही साथ 170 नेटवर्क पॉप लोकेशंस हैं। तो ये इससे तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर ग्लोबली उसका फुटप्रिंट कितना बड़ा है, ठीक है। आई थिंक in fact स्लाइड पे लिखा हुआ भी है कि इट्स मोर देन एनी क्लाउड प्रोवाइडर आउट देयर, मोर देन Amazon से भी ज्यादा और गूगल से भी ज्यादा इस वक्त, मोर देन एनी क्लाउड प्रोवाइडर वी हैव द मोस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। फिर आ जाती है बात परफॉर्मेंस के ऊपर कि व्हाई शुड यू थिंक अबाउट होस्टिंग योर एप्लीकेशंस इन एजोर, या व्हाई डू कस्टमर्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कल को हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जहाँ पे क्लाउड या तो कंसिडर किया जा रहा है यूज करना या ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो उसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो कि ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर्स में अचीव करना इज डिफिकल्ट। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल स्टोरेज की अगर बात करें तो 160K IOPS अचीव करना क्लाउड स्टोरेज में, अप टू 30 टाइम्स हाई परफॉर्मेंस विद बर्स्टिंग है, सब मिलीसेकंड लेटेंसी है। उसके अलावा नेटवर्किंग साइड पे आए तो 100 Gbps ऑफ हाइब्रिड क्लाउड कनेक्टिविटी है, 99.05% इंटर रीजन पेयर्स हैं that beat basically the internet, 100 Gbps इंफिनिटी बैंड है। और देन अगर आप कंप्यूट की तरफ आए तो 960 CPU थ्रेड्स, अप टू 24 TB ऑफ रैम,
and 700 plus VM size options. तो ये जो वर्सिटैलिटी है ये एक ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर में अचीव करना इज डिफिकल्ट। ये क्लाउड ही आपको ये मेट्रिक ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। अब Azure itself, Azure के जो हमने 60 प्लस रीजन्स की बात की वो ये बॉटम लेयर रिप्रेजेंट करती है। ये जो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं द Azure डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो 60 प्लस रीजन्स हैं जो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क में, वो ये बॉटम लेयर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर आपके आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जिसमें कंप्यूट है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, जिसकी आज हम कुछ बात करेंगे। सॉरी, उसके ऊपर आपकी पैस सर्विसेज आ जाती हैं। पैस सर्विसेज आर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसके अंदर आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम यू and you are given the service to basically let's say host your web application। अगर आपके पास एक एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय कर दी, लेकिन अंडरलाइंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज और मेंटेन करने में आपको वो बेसिकली प्लेटफॉर्म आपको मैनेज करके दे रहा है। Whereas इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप उसको खुद मैनेज मेंटेन कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं क्लाउड के जो कि मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप फेमिलियर नहीं है तो इनके साथ इनको मजीद देखें। फिर उसके बाद मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। कुछ मैनेजमेंट की सर्विसेज की आज हम बात करेंगे। सिक्योरिटी के लिए हमारा एक अलग सेशन है जो लिस्ट ऑफ सेशंस मैंने दिखाई थी उसमें प्लान्ड है। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंडिंग ऑन जो हमने अभी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये तीन सर्विस डिलीवरी मॉडल्स होते हैं किसी भी क्लाउड के। उसमें जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेते हैं क्लाउड में, तो ग्रीन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो चीज जो वेंडर, इस केस में माइक्रोसॉफ्ट, आपको करके दे रहा है। ब्लू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीजें जो आपने मैनेज करनी है, जिसमें वर्चुअल मशीन की मेंटेनेंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम ने पैच होना है या अपडेट होना है, रन टाइम है, एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट है, डाटा एक्सेस है। ठीक है, पैस में आप देखेंगे कि ये चीज कम हो जाती है। पैस में जो वेंडर है, इस केस में माइक्रोसॉफ्ट, पैस सर्विसेज में वो आपके लिए मेंटेनेंस ओवरहेड आपसे ले रहा है और वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि वो फंक्शनैलिटी जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, अपने डाटा को डिप्लॉय कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी मेंटेनेंस ओवरहेड कम हो जाती है पैस के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ आपका कंट्रोल भी कम हो जाता है। अगर आपको कंट्रोल ज्यादा चाहिए तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज प्रेफर्ड। और फिर SaaS होता है कि जिसमें कंप्लीटली इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन वेंडर सब कुछ मैनेज कर रहा है, इस केस में माइक्रोसॉफ्ट। SaaS की दो मेजर एग्जांपल्स माइक्रोसॉफ्ट 365 और डायनामिक्स 365। इसके भी दो सेशंस हमने आपके लिए प्लान किए हुए हैं, ये अपकमिंग सेशंस होंगे। तो उसमें आपको आइडिया होगा कि वो बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट 365 और डायनामिक्स 365 है वो SaaS की एग्जांपल है कि उसमें आप SaaS को समझ सकते हैं कि अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ये SaaS सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा फोकस प्राइमरीली होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के ऊपर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर एक हमारा जो नेक्स्ट सेशन है नेक्स्ट वीक का, उसके अंदर मेरे एक कॉलीग हैं उस्मान, वो उस पर बात करेंगे और आपको डिटेल्स देंगे कि आप कैसे एप्लीकेशंस पैस सर्विसेज को यूज करते हुए और डिप्लॉय कर सकते हैं Azure के ऊपर। ओके, अब क्या रीजंस हो सकती हैं कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करे क्लाउड में जाने के लिए। कि ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर है, तो फिर वाई कंसिडर क्लाउड। अब उसकी मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। एक रीजन ये हो सकती है कि आपका जो डाटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो रहा है, एक रीजन ये हो सकती है। एक रीजन ये हो सकती है कि कंपनी है जिसने या तो एक्वायर हुई है या मर्ज हुई है। अगर वो एक्वायर हुई है या मर्ज हुई है तो उस केस में आपको जरूरत पड़ती है क्विकली सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने में, तो वो एजिलिटी आपको सिर्फ क्लाउड से मिल सकती है। कैपेसिटी, अगर आपका डाटा सेंटर अपनी कैपेसिटी वाइज मैक्स आउट हो गया
और हार्डवेयर इंस्टॉल करना, प्रोक्योर और इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और डिप्लॉय करने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पे अगेन क्लाउड आपको वो आपकी वो कैपेसिटी नीड पूरी कर सकता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिफ्रेश है कि जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिफ्रेश का साइकिल आता है कि जिसमें आपको या तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स करनी है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग ने अपडेट होना है, या हार्डवेयर आउटडेट हो गया और हार्डवेयर ने रिफ्रेश होना है, एक सर्वर को डीकमीशन करके आपने एक नया सर्वर लेकर आना है। अगेन दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आप क्लाउड को, क्योंकि क्लाउड में आपको ये चीज़ नहीं मैनेज करनी होगी, तो वहाँ पे आप क्लाउड को लेवरेज कर सकते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स जो आप अपने डाटा सेंटर में डील करने में आपको चैलेंजेस फेस आ रहे हैं, वो क्लाउड में आप उनको बेहतर तरीके से उनको एड्रेस कर सकते हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री या सोवरेन रेगुलेशंस को मीट करने के लिए। एप्लीकेशन इनोवेशन हो सकती है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को लेट्स से कंटेनराइज कर रहे हैं और आप उनको सर्वरलेस कर रहे हैं एप्लीकेशंस को, और आप चाहते हैं कि आप क्लाउड को लेवरेज करें उसके लिए, तो ये उस केस में एप्लीकेशन इनोवेशन आप जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली जो पैस सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको आप लेवरेज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉफ्टवेयर एंड ऑफ सपोर्ट के सॉफ्टवेयर अपनी एंड ऑफ लाइफ को पहुंच रहा है, और उसको either to continue maintaining it या migrate and upgrade और migrate away from it, उस केस में भी आप क्लाउड को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ ड्राइव, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ड्राइवर्स, ऑल ऑफ दीज ड्राइवर्स और वन ऑफ दीज ड्राइवर्स, जो कि जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड को कंसिडर करती है। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा कंप्यूट की तरफ। तो अब मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया। अब ओवरव्यू से हम जरा शिफ्ट करते हैं कंप्यूट की तरफ। कंप्यूट में सबसे जो बेसिक कंप्यूट है वो एजर वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है। उसके अंदर एजर वर्चुअल मशीन्स की डिफरेंट हमारी सीरीज हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एंट्री लेवल हैं, बर्स्टेबल हैं, जनरल पर्पस हैं, कंप्यूट इंटेंसिव हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड हैं, जीपीयू एक्सेलरेटेड हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं बिकॉज ऑफ एआई सिनेरियोज। तो अगर आप कोई अपना मॉडल ट्रेन और इन्फ्रेंसिंग करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको कंप्यूट पावर चाहिए, तो उसके लिए आमतौर पे जीपीयू कंप्यूट पावर प्रेफर की जाती है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड है, और फिर उसके अंदर आपको मज़ीद डिस्क लेवल पे वेदर स्टैंडर्ड HDD, SSD, प्रीमियम SSD, अल्ट्रा डिस्क, अगर आपको डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस नीड्स आप डिस्क अपनी चूज कर सकते हैं। तो उसमें जो मेजर चिप वेंडर्स हैं, AMD एंड इंटेल फॉर CPUs एंड NVIDIA फॉर GPU, और वो उसकी आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगी। जनरल पर्पस कंप्यूट के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो विंडोज सर्वर्स, लिनक्स सर्वर्स, SQL सर्वर्स या इवन ओपन सोर्स डेटाबेस सर्वर्स आप उन पे होस्ट कर सकते हैं। और पर्पस बिल्ट कंप्यूट भी इसी के ऊपर एजर पे आपको मिलेगी, जिसमें VMware के लिए, SAP के लिए, NetApp के लिए या इवन क्रे सुपर कंप्यूटर के लिए वो भी आपको एजर पे मिलेगी। वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स का एक कॉन्सेप्ट है कंप्यूट के अंदर कि जब आप डिप्लॉय करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को और आपको स्केल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स को लेवरेज कर सकते हैं। उन वर्चुअल मशीन्स को आप एक स्केल सेट में डाल सकते हैं। स्केल सेट के ऊपर कुछ आप रूल या पॉलिसी लगा सकते हैं कि अगर इतने परसेंटेज रीच कर जाए यूजेज, तो वो स्केल करे। तो स्केलेबिलिटी जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस या ऐसी बड़ी एप्लीकेशंस जो दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेवरेज होती हैं, उनमें स्केलेबिलिटी, स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स माइक्रोसॉफ्ट में यूज किए जाते हैं, एजर में यूज किए जाते हैं,
अपनी VM बेस्ड एप्लीकेशंस को स्केल अप स्केल डाउन करें। अच्छा, अब जरा नेटवर्किंग की तरफ आते हैं। नेटवर्किंग में माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट नेटवर्किंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर बेसिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना, वर्चुअल नेटवर्क नेट है, प्राइवेट लिंक है, DNS है, फायरवॉल है, DDoS है, मॉनिटरिंग के कुछ हमारे टूल्स हैं, लोड बैलेंसर है जो कि एक बहुत बेसिक अप्लायंस होती है एक एप्लीकेशन के सामने, एक एप्लीकेशन के लेट्स से फ्रंट एंड सर्वर्स को बैलेंस करने के लिए, जब वो एप्लीकेशन सर्विस कर रही है कंज्यूमर्स को। फिर कनेक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपने ऑन प्रेमिस कनेक्टिविटी अचीव करनी है तो उसके अंदर डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है अपने डाटा सेंटर के साथ, उसको एक्सप्रेस राउट कहते हैं। अगर आप एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं चाहते, ओवर द इंटरनेट VPN कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो वो भी आप VPN गेटवे के थ्रू साइट टू साइट कनेक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो एप्लीकेशन डिलीवरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उसको 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 बेसिकली एक सिक्योर मैनर में और एक स्केलेबल मैनर में उसको डिलीवर करना। आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की एजूर पे और वो एप्लीकेशन लेट्स से फॉर एग्जांपल वो आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन सिस्टम है। अब एडमिशन सिस्टम का आपको हम सबको पता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड आता है ईयर के अंदर जिसके अंदर जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, उस वक्त उनका लोड ज़्यादा होता है, तो स्केलिंग उस वक्त उस एप्लीकेशन का स्केल करना ज़रूरी है। उसके लिए आप लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अटैक्स जो जो एक वेब एप्लीकेशन पे किए जाते हैं। ठीक है, और फिर एज से 5G एंड एज से रिलेटेड नेटवर्किंग कंपोनेंट्स भी एजूर के ऊपर मौजूद हैं। टोपोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्किंग के अंदर, नेटवर्किंग टोपोलॉजी, और माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड करता है, आप अपनी टोपोलॉजी खुद भी सेटअप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ट्रेडिशनली जो टोपोलॉजी सेटअप की जाती है उसको हम लोग हब एंड स्पोक टोपोलॉजी, एक कॉमन टोपोलॉजी है जो सेटअप की जाती है ऑन प्रेमिस एजूर के अंदर या किसी भी और क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ, अगर आप जानना या समझना चाहें कि माइक्रोसॉफ्ट क्या नेटवर्किंग टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है, उसको हम वर्चुअल वैन कहते हैं। तो वर्चुअल वैन बेसिकली आपको कनेक्टिविटी देता है बिटवीन स्पोक्स एंड हब्स एंड देन इंटर हब्स, रीजनली बिटवीन रीजन्स। ग्लोबल ट्रांजिट आर्किटेक्चर है इसका। सिक्योर वर्चुअल हब होता है जिसके अंदर वो सिक्योर बाय फायरवॉल होता है। राउटिंग की मैनेजमेंट है इसके अंदर जिसमें वो राउटिंग आपके लिए मैनेज करता है, क्योंकि ये एक मैनेज्ड टोपोलॉजी है, तो ये इसमें आपको बेसिकली हेल्प करता है कि आपसे नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव लोड आपसे कम करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आप अपनी नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस अगर आप कोई लाना चाह रहे हैं, लेट्स से थर्ड पार्टी, पालो आल्टो एक मशहूर फायरवॉल है जो कि अक्सर कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं, तो वो अगर वो एजूर फायरवॉल नहीं यूज करते तो वो पालो आल्टो यूज करते हैं। पालो आल्टो भी फिर इसके अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल है, एक सैंपल नेटवर्किंग सेटअप आपके सामने है। इसमें लेट्स से ये हो सकता है ये आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस, इस्लामाबाद का कैंपस है लेट्स से, और ये लेट्स से आपकी यूनिवर्सिटी का लाहौर का कैंपस है। और ये फिर कुछ यूजर्स हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली अपने घर से, लेट्स से होम ऑफिस से कनेक्ट कर रहे हैं।
तो थ्रू इंटरनेट वो कनेक्ट कर सकते हैं, वो वीपीएन कर सकते हैं। जो कैंपसेस हैं वो साइट टू साइट वीपीएन करेंगे, जो यूजर्स हैं वो पॉइंट टू साइट वीपीएन करेंगे इनटू योर एजोर नेटवर्क, बेसिकली योर वीपीएन गेटवे इन एजोर। वो वहां पे कनेक्ट करेंगे और वहां पे फिर आपका जो वीपीएन गेटवे है वो जो हब एंड स्पोक की जो टोपोलॉजी है उसके अंदर वीपीएन गेटवे आपका हब में होगा। हब से फिर आगे लेट्स से इस स्पोक के अंदर कोई आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, लेट्स से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो फिर वंस दे आर कनेक्टेड दे कैन देन ब्राउज टू दैट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। सिमिलरली इस लेट्स से इस स्पोक के अंदर आपका एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो भी आप फिर वंस यू आर कनेक्टेड यू कैन कनेक्ट टू इट। पब्लिक फेसिंग भी आप इनको कर सकते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशंस जो इंटरनल होंगी उसमें फिर आप बेसिकली इस तरह कनेक्ट करेंगे थ्रू वीपीएन इनटू योर एप्लीकेशंस। अच्छा, अब कुछ कॉमन चीज़ें जो नेटवर्क सर्विसेज जो यूज़ की जाती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें एजर फायरवॉल है, एजर फायरवॉल मैनेजर है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, डीडॉस प्रोटेक्शन है जो कि डीडॉस अटैक्स के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करती है। और फिर उसके बाद आप ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ कस्टमर्स प्रेफर करते हैं कि वो अपने नेटवर्किंग अप्लाइंसेस लेकर आए इन एजोर। पालो अल्टो एक मशहूर एग्जांपल है, उसके अलावा चेक पॉइंट है, जी स्केलर है, तो फोर्टिनेट है। तो ये आमतौर पे ये भी सपोर्टेड होती हैं एजोर में। और नेटवर्किंग जब सेटअप की जा रही है तो ये देखा जाता है कि इनको कैसे कॉन्फ़िगर साथ किया जाता है। हाइब्रिड नेटवर्किंग ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ली, तो आई जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम में आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं, हमने कंप्यूट की बात कर ली, हमने नेटवर्किंग की बात कर ली, स्टोरेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टोरेज में स्टोरेज एक की कॉन्सेप्ट है। आप अगर अपने ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर्स देखें, और मैं स्टूडेंट्स को खास तौर पे रिकमेंड करूंगा कि अगर उनकी यूनिवर्सिटी में कोई ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर है तो मे बी टॉक टू यूनिवर्सिटी एडमिन्स एंड सी के अगर वो आपको एक कोई टूर दे सकें डाटा सेंटर का, और उसके मेन कंपोनेंट्स आपको बता सकें, क्योंकि वही चीज़ें आपको फिर क्लाउड में वर्चुअलाइज्ड मिलेंगी बेसिकली। तो उसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टोरेज का। सैन स्टोरेज आमतौर पे डिप्लॉय की जाती है ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर्स में। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स, और अगर उसमें अगर सैन स्टोरेज डाउन है तो बेसिकली फिर सब कुछ ही डाउन है। तो उसको एजोर के अंदर हम लोग एजोर स्टोरेज के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर आपके पास अभी डिफरेंट फॉर्म्स हैं स्टोरेज की। डिस्क स्टोरेज है जिसमें अल्ट्रा प्रीमियम और स्टैंडर्ड डिस्क्स हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, बेशक वो ब्लॉब्स की शक्ल में हो, पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। या डाटा लेक स्टोरेज का एक कॉन्सेप्ट काफ़ी मशहूर हो रहा है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वो एक डाटा लेक एस्टेब्लिश करते हैं। उस डाटा लेक के अंदर फिर मुख्तलिफ तरह के डाटा आपको अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड डाटा भी अवेलेबल होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी अवेलेबल होगा। तो वो डाटा लेक एक बनाई जाती है जिसको फिर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंड देखना चाहती है अपने डाटा को, तो वो एक डाटा लेक में स्टोर करते हैं। उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ वेदर AI रिलेटेड हों एप्लीकेशंस बनाते हैं, या एनालिटिक्स रिलेटेड एप्लीकेशंस उस पर बनाते हैं। वो एक डाटा लेक का कॉन्सेप्ट अब काफ़ी आम होता जा रहा है। फाइल स्टोरेज है जिसमें आप अगर जिस तरह हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हो एक फाइल सर्वर हो, तो फाइल सर्वर पे बेसिकली फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स होती हैं। वही कॉन्सेप्ट अवेलेबल हो जाता है एजोर फाइल्स के थ्रू।
एजर फाइल्स के थ्रू आप वही चीज अचीव कर सकते हैं जो एक ऑन प्रेमिस फाइल सर्वर के साथ आप कर रहे हैं। और नेटऐप फाइल्स भी इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेटऐप बेसिकली एक थर्ड पार्टी वेंडर है जो काफी मशहूर है स्टोरेज के हवाले से, तो उसकी सर्विस भी हमारे एजोर पे अवेलेबल है। फिर देयर कुड बी अ सिनेरियो कि जहाँ पे आपने टेराबाइट्स या पीटाबाइट्स ऑफ डाटा ट्रांसपोर्ट करना है क्लाउड में, उसको ओवर द इंटरनेट कॉपी करना पॉसिबल नहीं होगा, या इट विल टेक टू मच टाइम। तो उसको स्पीड अप करने के लिए आप एजर डाटा बॉक्स यूज कर सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आपको एक डाटा बॉक्स भेजता है, एक फिजिकल डाटा बॉक्स भेजता है। उस डाटा बॉक्स को आप अपने डाटा सेंटर में कनेक्ट करते हैं, ऑनबोर्ड करते हैं, उसमें डाटा ट्रांसफर करते हैं। जब वो ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उसके बाद आप वापस वो माइक्रोसॉफ्ट को भेजते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फिर उसको अपने डाटा सेंटर में कनेक्ट करके आपके एजोर टेनेंट के अंदर वो डाटा आपको अवेलेबल कर देता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइब्रिड स्टोरेज के फिर कॉन्सेप्ट्स भी इधर आ जाते हैं कि अगर आप हाइब्रिड ऑन प्रेम और क्लाउड दोनों कर रहे हैं, तो उसमें हाइब्रिड स्टोरेज अगर आप करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी कोई भी दुनिया का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एप्लीकेशंस हो, जहाँ वो बेसिकली आइडेंटिटी के बगैर नहीं चलती। आइडेंटिटी इज अ वेरी कोर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो जिसकी बेसिस पे हम लोग लेट्स से अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जब जब आप क्लाउड पे जाते हैं, लेट्स से आपकी आइडेंटिटीज ऑन प्रेमिस बनी हुई है, हो सकता है आपके पास एक विंडोज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप हो ऑन प्रेम, जिसमें आपकी आइडेंटिटीज बनी हुई हैं। और अब वो आपने वही आइडेंटिटीज, क्योंकि आप नहीं चाहते कि क्लाउड में एक अलग आइडेंटिटी बने और फिर ऑन प्रेमिस एक आइडेंटिटी यूज हो रही है और क्लाउड में एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है। आप चाहते हैं कि सेम आइडेंटिटी के थ्रू लोग क्लाउड को भी एक्सेस करें और ऑन प्रेमिस को भी एक्सेस करें। तो उसमें फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का, जिसको प्रीवियसली हम लोग एजर एक्टिव डायरेक्टरी कहते थे, अब वो रीनेम हो गया माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बेसिकली आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। इसके अंदर आप अपनी आइडेंटिटीज ऑन प्रेम से एजोर में सिंक कर सकते हैं और फिर सिंगल साइन ऑन एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि यूजर्स सेम यूजर नेम पासवर्ड यूज करते हुए बेसिकली अपनी एक्सेस कर सकते हैं एजोर को, और एजोर के अंदर जो भी आपने एप्लीकेशंस डिप्लॉय की हुई हैं उनको। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। मॉनिटरिंग की तरफ चलते हैं और मैं मॉनिटरिंग आप लोगों को एक डेमो में दिखाऊंगा भी। मॉनिटरिंग एक पिवटल कॉन्सेप्ट है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं, प्रोडक्शन ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लाजमी मॉनिटर होता है। इवन टेस्ट और डेव रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मॉनिटर करना कई केसेस में ज़रूरत होती है, वेरियस रीजंस की वजह से, वो बेसिक सिक्योरिटी रिलेटेड हों या परफॉर्मेंस रिलेटेड हों। तो मॉनिटरिंग एक की कॉन्सेप्ट है, और क्लाउड में हम एक की कॉन्सेप्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और क्लाउड में हम ये मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड करते हैं एजोर मॉनिटर के थ्रू, जिसके अंदर बेसिकली आप सिंपली स्पीकिंग आप अपनी रिसोर्सेज के लॉग्स और मैट्रिक्स को लेवरेज करते हुए डिफरेंट इंसाइट्स उनके ऊपर निकाल सकते हैं, डिफरेंट अलर्ट्स लगा सकते हैं, डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक वीएम है वो शट डाउन होती है बाय सम इशू, तो आप चाहते हैं कि आपको अलर्ट किया जाए, तो दैट्स वेयर मॉनिटरिंग विल हेल्प यू विद दैट। या एक वीएम है जो कि एक अपनी सीपीयू कैपेसिटी को मैक्स आउट कर गई है या 80% तक पहुंच गई और आप चाहते हैं कि यू वांट टू बी अलर्टेड ऑन इट, तो अगेन मॉनिटरिंग वहां पे भी आ जाती है। तो मॉनिटरिंग इज अ की कॉन्सेप्ट, और यहाँ उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है एजोर में, उसका नाम है एजोर मॉनिटर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं
माइग्रेशंस पे। माइग्रेशंस एक एक अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया। आप क्लाउड में हैं या नहीं हैं, हो सकता है कि आपको इवन अपने ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर में माइग्रेशन करनी पड़ जाए। फॉर एग्जांपल एक ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर में आपका एक डाटा सेंटर के अंदर रैक्स होते हैं, रैक्स के अंदर सर्वर्स होते हैं। एक सर्वर लेट्स से डीकमीशन हो रहा है, अगर एक सर्वर डीकमीशन हो रहा है फॉर वट एवर रीजन, मे बी उसमें कुछ हार्डवेयर इश्यूज आ गए हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, तो आप उस सर्वर को डीकमीशन कर रहे हैं और उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक नए सर्वर के साथ। तो उस सर्वर के ऊपर जो भी आपकी एप्लीकेशंस थी या डाटा था, उसको अब आपने माइग्रेट करना है। ठीक है, तो उसके वेरियस वेरियस उसके तरीके हैं माइग्रेट करने के। फिजिकल सर्वर है तो हो सकता है वो फिजिकली आप डिस्क को माइग्रेट कर दें। वर्चुअलाइज सर्वर है तो फिर आप हो सकता है वर्चुअलाइजेशन हाइपर वी या वीएमवेयर के टूल्स को यूज करते हुए आप उसको माइग्रेट कर लें। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आ जाता है जब आप ऑन प्रेमिस से या किसी और क्लाउड प्रोवाइडर से आप आते हैं, आप एजोर के अंदर माइग्रेट करते हैं। तो उसमें एजोर माइग्रेट की एक सर्विस अवेलेबल है, जो कि बेसिकली ऑन द लेफ्ट आप जहां से भी आ रहे हैं, बेशक ऑन प्रेमिस से आ रहे हैं, और आप अपने सर्वर्स, अपनी एप्लीकेशंस और अपने डाटा को माइग्रेट कर सकते हैं एजोर में, एजोर के वीएम्स में, एजोर की आप उनको माइग्रेट कर सकते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें आप डिस्कवर करते हैं कि आपके ऑन प्रेमिस आपकी क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या वीएम्स हैं, फिजिकल हैं, वर्चुअलाइज्ड हैं, अगर वर्चुअलाइज्ड हैं तो वीएमवेयर हैं या हाइपर वी हैं, और उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और तो आप पहले डिस्कवरी करते हैं, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप असेसमेंट का है कि जब डिस्कवरी हो जाती है तो फिर एक असेसमेंट परफॉर्म की जाती है कि, और ये एजूर माइग्रेट सर्वर ये असेसमेंट परफॉर्म करके आपको बताता है कि क्या ये जब आप माइग्रेट करेंगे एजूर में तो ये कैसे माइग्रेट होंगी एजूर के अंदर। ठीक है, तो वहां पे आपकी असेसमेंट परफॉर्म की जाती है। थर्ड स्टेप आ जाता है कि जब आपने डिस्कवर कर लिया, माइग्रेट सॉरी डिस्कवरी होगी, असेसमेंट होगी, उसके बाद फिर माइग्रेशन आ जाती है अगेन। फिर ये एजूर माइग्रेट का टूल है जो आपको एक टेस्ट लेट्स से माइग्रेशन करता है, जिसको आप वैलिडेट करते हैं। अगर वो माइग्रेशन से आप इफ एवरीथिंग लुक्स गुड तो फिर आप उसको फाइनली उसको एक कट ओवर माइग्रेशन देते हैं। कट ओवर माइग्रेशन करके आप ऑन प्रेमिस शट डाउन कर देते हैं वो वीएम या डेटाबेस, और डेटाबेस सर्वर, और क्लाउड में उसको ऑनलाइन ले आते हैं। तो ये तो कुछ माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स थे। अब आ जाते हैं बीसीडीआर के ऊपर। बीसीडीआर अगेन एक पिवटल, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। सिर्फ एजोर का नहीं, आप जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे हो, बेशक वो ऑन प्रेमिस कर रहे हो, बेशक वो क्लाउड में कर रहे हो, बेशक वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे कर रहे हो जो कि एजोर है, या किसी और क्लाउड में कर रहे हो, business continuity and disaster recovery is a very critical concept of infrastructure. अब उसमें 3 मेजर चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो हाई अवेलेबिलिटी है कि अगर किसी एप्लीकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कंपोनेंट लेट्स से एक सर्वर डाउन होता है, तो क्या उसी सर्वर रोल का एक और सर्वर अवेलेबल है जो उस सर्वर का लोड ले लेगा। अगर आपने सारी एप्लीकेशन एक सिंगल सर्वर पे लेट्स से डिप्लॉय कर दी और वो सर्वर फॉर सम रीजन डाउन हो गया, तो अब आपके पास हाई अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो सर्वर जैसे ही डाउन हुआ आपकी एप्लीकेशन डाउन हो गई है। तो अगर आपने वही एप्लीकेशन 2 सर्वर्स पे डिप्लॉय की होती और उनको लोड बैलेंस किया होता, तो जब एक सर्वर डाउन होता तो वो दूसरा सर्वर फिर भी कंटिन्यू करता एप्लीकेशन को हाईली अवेलेबल रखने में। डिजास्टर रिकवरी का कॉन्सेप्ट है। डिजास्टर रिकवरी ये है कि अगर आपने जहां पे आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय की, बेशक आपने हाई अवेलेबिलिटी के साथ डिप्लॉय की, लेट्स से 2 सर्वर्स पे डिप्लॉय की, लेकिन वो लेट्स से वो सर्वर या रैक या क्लाउड में अगर आप बात करें तो वो जोन जो है वो डाउन हो गया है,
तो क्या जोन या रीजन डाउन हो गया तो क्या आप किसी और रीजन किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फेल ओवर करके कंटिन्यू कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना। तो वहां पे डिजास्टर रिकवरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर बिजनेस कंटिन्यूटी एक जो प्रोसेस रिलेटेड है कि आप प्रोसेस वाइज ये चीज आप कैसे अचीव करते हैं कि व्हाट वुड बी द प्रोसेस व्हेन व्हेन वुड यू ट्रिगर अ डीआर फेल ओवर, ठीक है। और उसमें क्या स्टेप्स हैं, क्या रोल्स हैं, कौन सी टीम्स क्या करेंगी, एजर आपके एजर के अंदर क्या स्टेप्स होंगे, तो वो सारी इस चीज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रहा था क्लाउड के अंदर ये जो डायग्राम है ये आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग देंगी। अगर आप एक सिंगल वीएम डिप्लॉय करेंगे तो उस पे आपको जो एसएलए मिलेगा वो 99.9% मिलेगा। अगर आप उसको अवेलेबिलिटी सेट्स के साथ डिप्लॉय करेंगे तो फिर आपको 99.95% एसएलए मिलेगा। अगर आप उसको अवेलेबिलिटी जोन्स में डिप्लॉय करेंगे तो फिर आपको 99.9% एसएलए मिलेगा उस पर। और अगर आप उस पर साइट रिकवरी जो कि अगर एक रीजन डाउन होता है तो वो दूसरे रीजन से अवेलेबल हो जाए तो फिर आप उसमें मजीद अपना एसएलए इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद देखेंगे। नाम होगा क्लाउड डेटा सेंटर्स। उसके अंदर हम मजीद इसको जो मैंने आपको शुरू में टेबल दिखाया था उसके अंदर वो सेशन है, उसके अंदर हम मजीद ये चीज डिस्कस करेंगे कि ये मतलब ये अवेलेबिलिटी जोन्स क्या हैं, रीजन्स क्या होते हैं और इनकी क्या डिटेल्स हैं। तो उसमें आपको मजीद आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो चीज़ मेरा ख्याल है कभी भी फॉरगेट नहीं करनी चाहिए वो बैकअप्स। बैकअप्स आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। वो बेशक आप वीएम लेवल पे कर रहे हो या डेटाबेस लेवल पे कर रहे हो, बैकअप्स एक ज़रूरी पार्ट है आपकी रिकवरी का इन केस ऑफ अ डिजास्टर। अच्छा, अब एजर के अंदर इसमें क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एजर के अंदर फ्रॉम डीआर पॉइंट ऑफ व्यू, डिजास्टर रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू, एक सर्विस है जिसका नाम है एजर साइट रिकवरी। एजर साइट रिकवरी बेसिकली आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप बेसिकली डीआर अपनी सेटअप कर सकें और फिर इन केस ऑफ अ डिजास्टर आप जो डीआर आपने सेटअप किया उस पर फेल ओवर कर सकें ताकि आपकी एप्लीकेशन कंटिन्यूज टू रिमेन अवेलेबल। ऑन द अदर साइड अगर आप बैकअप्स की तरफ आए तो जो एजर की सर्विस है उसका नाम है एजर बैकअप, जिसमें आप वर्चुअल मशीन्स को बैकअप कर सकते हैं, सीक्वल को बैकअप कर सकते हैं, एजर फाइल्स को बैकअप कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें एजर में जो आप बैकअप कर सकते हैं। तो उसमें फिर आप एजर की बैकअप सर्विस को यूज़ करते हुए आप बैकअप्स अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने बीसीडीआर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस एक 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 इट्स एक कॉन्सेप्ट सुनने में तो इट साउंड्स लाइक ये शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इस तरह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्लाउड में लेट्स इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की है। एडमिशन सिस्टम्स की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एडमिशन सिस्टम्स की एप्लीकेशन डेवलप की, अब आपने उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। एडमिशन्स का सीजन आ रहा है जिसमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स ने, और आपकी एप्लीकेशन अभी डिप्लॉय नहीं हुई भी। अब वहां पे प्रेशर है, एक टाइम का प्रेशर है कि दैट एप्लीकेशन नीड्स टू बी डिप्लॉयड एंड नीड्स टू गो लाइव सो दैट students can start applying on admissions through that application। तो वहां पे फिर वहां पे डेवलपर्स और जो ऑपरेशंस के लोग होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि एक वेलोसिटी के साथ एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकें, जबकि जो क्लाउड कस्टोडियंस होते हैं आमतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टीम्स होती हैं वो कोशिश कर रही होती हैं कि कुछ गवर्नेंस के साथ डिप्लॉय हो। ऐसा ना हो कि वो एप्लीकेशन गवर्नेंस कंट्रोल्स के बगैर डिप्लॉय हो जाए जिसके बाद मुख्तलिफ चैलेंजेस आ सकते हैं, वो बेशक सिक्योरिटी रिलेटेड हो, परफॉर्मेंस रिलेटेड हो, ठीक है।
तो इट्स अ बैलेंस ऑफ स्पीड एंड कंट्रोल जो अचीव करना था। उसमें एजूर में मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशंस और सब्सक्रिप्शंस को मुख्तलिफ मैनेजमेंट ग्रुप्स में मैनेज कर सकते हैं। पॉलिसीज़ का कॉन्सेप्ट है कि आप पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर पब्लिक आईपी, किसी भी वीएम के ऊपर पब्लिक आईपी नहीं लगना चाहिए, नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक आईपी लगेगा तो इसका मतलब है वो पब्लिकली एक्सपोज्ड है, और दैट इज, और अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो दैट्स ससेप्टेबल टू 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 एन अटैक। तो आप एक पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं जो कि जब भी कोई डेवलपर क्रिएट करने की कोशिश करेगा एक पब्लिक आईपी, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो पॉलिसी ब्लॉक कर देगी। ब्लूप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट है। रिसोर्स ग्राफ का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप अपनी क्यूरी कर सकते हैं, एक्सप्लोर और एनालाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। कॉस्ट मैनेजमेंट गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि क्लाउड में आपने कॉस्ट्स को कैसे अपने स्पेंड को ऑप्टिमाइज करना है। तो ये चीजें आ जाती हैं गवर्नेंस के उसके अंदर। अच्छा, अब हाइब्रिड का शायद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद ऑन प्रेमिस के साथ इतना ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको नहीं मिलेगा, ये क्लाउड में ही मिलेगा। क्लाउड में इस तरह मिलेगा आपको कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि 100% क्लाउड में नहीं जा सकती। उनका वो उनका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ऑन प्रेम होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेम है उसको आप एक सिंगल कंट्रोल प्लेन से मैनेज और मेंटेन कर सकें। तो वहां पे हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप हाइब्रिड उनको मैनेज करना चाह रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑन प्रेम लेकिन उसको आप क्लाउड से मैनेज करना चाह रहे हैं। तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है जिसका नाम है एजोर आर्क, वो आ जाती है। वो आपको बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप ऑन प्रेमिस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और मेंटेन कर सकें थ्रू थ्रू एजोर। ये चीज होती है किस तरह की, बेसिकली आपका ऑन प्रेमिस या इवन अगर किसी दूसरे क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है उसको आप आर्क इनेबल करते हैं, और जब वो बेसिकली आर्क इनेबल हो जाता है तो उसके ऊपर आप फिर मुख्तलिफ सर्विसेज रन कर सकते हैं। वो इस सूरत में आता है कि ये आपका, अगर आपका ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेशक आपके ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर में है, मे बी किसी और क्लाउड में है, या किसी एज साइट या लोकेशन पे है, उस पर आपका मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हुआ हुआ है, उसको आपने आर्क इनेबल किया, और जब आप उसको आर्क इनेबल कर देते हैं तो फिर वो क्लाउड के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और उस पर मुख्तलिफ सर्विसेज भी कन्फिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क्स की। मैंने बहुत सारी चीज़ों की बात की, और अभी तो मैंने सिर्फ एक क्लाउड में मैंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक टच किया है। जो आगे टॉपिक्स आ रहे हैं जिसमें एप्स है, डेटा है, एआई है, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से अडॉप्ट करने में चैलेंज आ जाता है, क्योंकि देयर सो मेनी थिंग्स। तो फिर यू इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम एन अडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप एक क्लाउड को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आप इसको कैसे अडॉप्ट करेंगे, व्हाट्स द इज देयर एन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क फॉर इट। तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट के दो आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क्स हैं। ये मैंने कंसिस्टेंट देखा है, जो भी क्लाउड प्रोडक्ट्स आप और देखेंगे दुनिया में, उनका एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क होगा क्लाउड के लिए, और एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क होगा उनका मेंटेनेंस के लिए वंस यूर इन द क्लाउड। सॉरी, एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क होगा अडॉप्शन के लिए, अडॉप्शन ऑफ द क्लाउड, और वंस यू अडॉप्टेड द क्लाउड एंड you're in the cloud now, then एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क होगा मेंटेनेंस के लिए, हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ इन द क्लाउड। तो अडॉप्शन के लिए जो हमारा फ्रेमवर्क है उसका नाम है क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क फॉर एजोर। इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि हमने आमतौर पे देखा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो क्लाउड अडॉप्ट कर रही होती है उससे गुजरते हुए।
जिसमें डिफाइनिंग द स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, गेटिंग रेडी टू गो into the cloud है, once you're ready, adopting, whether you're migrating into the cloud or you're directly deploying your applications into the cloud. And then इन सारी stages के दौरान जो कांस्टेंट चीजें हैं, जिसमें गवर्नेंस कांस्टेंट है, मैनेजमेंट कांस्टेंट है, सिक्योरिंग कांस्टेंट है, ये चीजें कांस्टेंट है जो इन सारी स्टेजेस में आपने जिनको आपने अपने उसमें रखना होता है, अपनी स्ट्रेटजी में, अडॉप्शन स्ट्रेटजी में रखना होता है। इसके अपोज जो माइक्रोसॉफ्ट का मेंटेनेंस, जब आप वंस यू अडॉप्टेड द क्लाउड एंड यूर इन द क्लाउड नाउ, अब मेंटेनेंस वाइज क्या फ्रेमवर्क है, उस आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क का नाम है वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क। मेंटेनेंस वाइज अगर आप एजोर को एक लेट्स से बिल्डिंग के तौर पे समझें, तो किसी भी बिल्डिंग की, और समझें आप उस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हैं आप, तो आपके लिए उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हुए आपने क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क यूज किया। जब कंस्ट्रक्ट हो गई तो उस वक्त अब आपने देखना है कि उस बिल्डिंग को आपने कॉस्ट वाइज कैसे ऑप्टिमाइज रखना है, ऑपरेशनली उसको आपने उसको ऑप्टिमाइज रखना है, परफॉर्मेंस वाइज उसको कैसे ऑप्टिमाइज रखना है, रिलायबिलिटी वाइज कैसे ऑप्टिमाइज रखना है, और सिक्योरिटी वाइज कैसे उसको ऑप्टिमाइज रखना है। तो सेम कॉन्सेप्ट क्लाउड में भी है कि क्लाउड में जो कुछ भी अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आपने कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी वाइज कैसे मेंटेन करना है। तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये दो आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क्स हैं हमारे, जो इसमें आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा ख्याल है काफ़ी बातें होंगी। मैं आपको एक क्विक एक डेमो भी साथ देना चाहूँगा। अब क्लाउड के अंदर जो हमारा पोर्टल है वो बेसिकली आपके सामने है। लेट मी सी अगर मैं इसको ओके, मैं शुरू करता हूँ एजर पोर्टल से। जो हमारा एजर का पोर्टल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इस पोर्टल आप portal.azure.com पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। कैसे अगर आप यहाँ आए और जो मुख्तलिफ हमारी मेन्यूज़ को इस पोर्टल को मेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना शुरू करें तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू रिसोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसमें आप कंप्यूट की हमने बात की, तो कंप्यूट की जो मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इवन कंप्यूट की अब मुख्तलिफ शक्लें आती जा रही हैं, सिर्फ वर्चुअल मशीन तक लिमिटेड नहीं है कंप्यूट अब कंटेनर्स की सूरत में, कुबरनेटिस की सूरत में भी आ रहा है। तो कंप्यूट की जो मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेटवर्किंग की हमने बात की, तो नेटवर्किंग की जो डिफरेंट सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। उसके अलावा माइग्रेशन की जो हमने बात की वो आपको यहाँ पे वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। स्टोरेज की जो मैंने आपसे बात की उसकी भी स्टोरेज अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे वही जो कॉन्सेप्ट्स जो हमने डिस्कस किए वो आपको यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट्स इन एजर के पोर्टल में भी नजर आएंगे। अब उसमें से कुछ एक दो एग्जांपल्स अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें स्केल सेट्स की, तो ये एक वर्चुअल मशीन्स है जो इस वक्त एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर डिप्लॉयड हैं। अगर मैं इंस्टेंसेस पे जाऊं तो वो आपको दिखाएगा कि दो वर्चुअल मशीन्स हैं जो स्केल सेट में डिप्लॉयड हैं। स्केल सेट अगर आपको याद हो तो मैंने मेंशन किया था कि ये बेसिकली जो आपकी एप्लीकेशन के सर्वर्स को स्केल करने के लिए वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर उसको डाला जाता है। ठीक है। अगर हम आर्क की बात करें, जो मैंने हाइब्रिड की बात की थी, तो ये एक सर्वर है जो कि ऑन प्रेमिस है, ये एजर में नहीं है, लेकिन ये एजर में आपको नजर इस तरह आ रहा है कि इसको हमने आर्क इनेबल किया, तो ये एक हाइब्रिड
कंप्यूट की एग्जांपल है कि सर्वर एजर में नहीं है, सर्वर एजर में नहीं डिप्लॉय हुआ हुआ, ऑन प्रेमिस आपके डाटा सेंटर में है, उसको आपने आर्क इनेबल किया। आर्क इनेबल हम करते हैं उसको थ्रू एक एजेंट इंस्टॉल करके, और वो वही सर्वर अब आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया, और फिर उस सर्वर पे आप मुख्तलिफ चीजें उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और उससे उस पर मुख्तलिफ सेटिंग्स उसकी मैनेज और मेंटेन यहीं से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। माइग्रेट की हमने बात की। जब आप माइग्रेशंस करते हैं तो एजर माइग्रेट को आप यूज करते हैं, तो ये हमारा एजर माइग्रेट का की जो सर्विस है उसकी एक एग्जांपल आपके सामने है कि जहाँ पे हमने मैंने 3 स्टेजेस की बात की थी, डिस्कवरी, असेसमेंट और माइग्रेशन। तो ये उसकी एक एग्जांपल है कि एक हमने डिस्कवरी परफॉर्म की, जिसमें उसने ऑन प्रेमिस 23 सर्वर्स डिस्कवर किए, 4 सीक्वल सर्वर डिस्कवर किए, 5 वेब एप्स डिस्कवर की, और उसके अगेंस्ट फिर उसने हमें एक असेसमेंट दी। फिर हम यहीं पे रह के यहीं से फिर हम इसकी माइग्रेशन को भी देख सकते हैं कि वो अगर हमने माइग्रेट करने हैं तो वही सर्वर्स हम ऑन प्रेमिस से एजर के अंदर कैसे उनको माइग्रेट करेंगे। अच्छा, अब अगर हम आ जाएं एक और वर्चुअल मशीन की, ये एक सिंपल वर्चुअल मशीन है जिसकी जो आपके सामने इस वक्त अवेलेबल है, इसकी डिफरेंट कन्फिग्रेशंस वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें नेटवर्किंग है, उसके साइज है कि क्या vCPUs या रैम उस पर कितनी है, उसकी डिस्क्स हैं, ऑटो शटडाउन का उसका स्केड्यूल है। ये एक वीएम जो कि डिप्लॉय हुई हुई है। अगर मैंने इसकी लेट्स से इसकी मैंने वो देखने हैं, मैट्रिक्स देखने हैं, तो वो मैं फिर जाके मॉनिटरिंग में जाके उसके मुख्तलिफ मैट्रिक्स उसके देख सकता हूँ। ये सारे मैट्रिक्स आपके सामने आ रहे हैं इसके अंदर। कोई भी अगर आप मैट्रिक लेना चाहें तो उस मैट्रिक को लेके आप देख सकते हैं कि वो कैसा वो परफॉर्म कर रही है उस वक्त। तो ये इस वक्त मुझे बता रहा है कि ये इस वक्त अवेलेबल मेमोरी इसकी अवेलेबल मेमोरी बाइट्स ये हैं। ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाता है ये कि अगर आपने वर्चुअल मशीन को एजर के अंदर, जो आपकी एजर में वर्चुअल मशीन चल रही है, उसको अगर आपने देखना है तो कैसे आप उस पर मुख्तलिफ तरीके से उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एंड सेम ये वही कॉन्सेप्ट कुछ फर्दर एक्सपेंडेड है कि जिसमें आप इवन उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन, अवेलेबल मेमोरी, उसके डिस्क के आईओप्स, डिस्क पे जो रीड राइट के वो चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आप जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रॉम अ मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थी। आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पोर्टल एजोर को का फ्री ट्रायल, आप अगर आप साइन अप करें तो $200 मेरा ख्याल है फ्री क्रेडिट ट्रायल मिलता है आपको। वो यूज करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसको देखें। अगर इस पे कुछ आप वो चाहते हैं, ट्रेनिंग्स चाहते हैं, तो इधर ये जो लिंक्स ये जब हम आपको अवेलेबल करेंगे, ये डेक में अवेलेबल करूंगा सेम जो HEC की वेबसाइट पे जहाँ पे इस इवेंट की डिटेल्स होंगी, events.hec.gov.pk। वहाँ पे अगर आप इस इवेंट को सर्च करेंगे तो मैं आई विल वर्क विद HEC टू प्रोवाइड द डेक इन PDF फॉर्मेट देयर। तो कुछ लिंक्स हैं जो कि आपको यूजफुल रहेंगे, स्पेशली ये ट्रेनिंग्स का लिंक है, इवेंट्स का लिंक है, इसमें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप्स यही मैं रिकमेंड करूंगा कि जो चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं उनको मजीद अंडरस्टैंड करें, एक्सप्लोर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इवेंट्स जो मैं बता रहा था उनको अगर अटेंड कर सकते हैं उनको अटेंड करें और अपने आप को मजीद एजुकेट करें। ये ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, देयर इज नो कॉस्ट इन अटेंडिंग देम। माइक्रोसॉफ्ट के जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो आके ये इवेंट्स डिलीवर करते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी इनकी अवेलेबल होती हैं, तो अपने आप को अगर आप मजीद रैंप अप करना चाहते हैं तो लेवरेज दोस। यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड whether it's your mobile phone, your tablet, your लैपटॉप और डेस्कटॉप, आप कहीं से भी बैठ के अपने आप को स्किल अप कर सकते हैं। तो डोंट फील यू आर बाउंड, या कोई आपको बताएगा तो तभी आप करेंगे। यूनिवर्सिटीज या
यू प्रोएक्टिवली खुद ही इनिशिएटिव लें। रिसोर्सेज जो अवेलेबल होंगे वो उनको लेवरेज करें। और एक चीज़ जो मैं कल वाले सेशन में भी कही थी, नाउ मोर देन एवर, और आईटी की दुनिया में, आईटी की इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली, व्हाट इज रिस्पेक्टेड इज योर क्राफ्ट। जो आपका क्राफ्ट है उसको मास्टर करें। बी द बेस्ट पॉसिबल यू कैन बी, इफ नॉट द बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट टू बी द बेस्ट पॉसिबल ऑफ योर सेल्फ एट योर क्राफ्ट। ठीक है, उसकी उसकी वैल्यू है। और आईटी में उस चीज़ की, आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई भी लोकेशन हो, किसी भी तरह के हालात हों, आप, इफ यू नो योर क्राफ्ट, यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड रिवॉर्डेड फॉर इट। ठीक है। अच्छा, with that I'll close today's session. I hope आप सबको सेशन पसंद आया होगा। हम थोड़ा सा ऊपर चले गए 5 मिनट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। प्लीज डू रिमेंबर टू अटेंड आवर रिमेनिंग सेशंस, जो मैंने लिस्ट शुरू में दिखाई थी। रिकॉर्डिंग इस सेशन की HEC की जो EDU TV की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल हो जाएगी। और आई विश यू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। तो अपना ख्याल रखें सब। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।